तो चलिए साथियों, आप सभी का फिर से हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम लोग रक्त से रिलेटेड सारे ऑब्जेक्टिव जो प्रश्न हैं वो लेकर के आए हैं। जो भी साथी रक्त से रिलेटेड टॉपिक नहीं पढ़े हैं, तो इससे पिछले वाला वीडियो जो था रक्त से रिलेटेड टॉपिक ही था, वो टॉपिक पढ़ लेने के बाद क्या होगा कि आप आसानी से इन ऑब्जेक्टिव को हल कर सकते हैं। तो देखते हैं कि हम लोग का पहला प्रश्न क्या है। तो पहला प्रश्न है, शरीर में रक्त का कार्य क्या है। जो शरीर में हमारा है वो ब्लड है, जो उसका काम क्या है। तो ब्लड का काम क्या है? पोषण को पहुंचाना है, ये भी ठीक है। ऑक्सीजन पहुंचाना है, ये भी ठीक है। अपशिष्ट पदार्थों को निकालना है, ये भी हमारा क्या है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी। ब्लड जो है, रक्त जो है हमारे शरीर में पोषक तत्वों को भी पहुंचाने का काम करता है, ठीक है। ऑक्सीजन को भी पहुंचाने का काम करता है हीमोग्लोबिन के माध्यम से। उसके बाद क्या है, अपशिष्ट पदार्थ जैसे यूरिया, यूरिक एसिड हुआ, इन सब को वृक्क में लेके आता है, गुर्दा में, और वहाँ पर क्या होता है, रक्त का शुद्धिकरण होता है, जिसको डायलिसिस कहते हैं। तो ये तीनों काम जो है ना रक्त के द्वारा होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी, उपरोक्त में से सभी। अगला प्रश्न है हम लोग का, अगला प्रश्न है, रक्त में लाल रंग किस कारण होता है। जो रक्त का रंग है लाल क्यों होता है? रक्त का रंग लाल क्यों होता है? तो रक्त का रंग लाल क्यों होता है, हम सभी जानते हैं कि रक्त में एक कण पाया जाता है हीमोग्लोबिन, जिसके कारण से हमारे ब्लड का रंग कैसा होता है, लाल होता है। तो रक्त का रंग लाल क्यों होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। और यही हीमोग्लोबिन क्या है कि ऑक्सीजन को फेफड़ों से लेकर के शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है, और विभिन्न भागों से कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के वापस फेफड़ों तक लेके आता है, फिर हम लोग नाक के द्वारा उसको सांस से बाहर कर देते हैं, ठीक है। इसमें एक चीज़ और दिया हुआ है हमको ग्लूकोज के बारे में, तो ऑप्शन पर भी हम लोग चलेंगे। तो ये जो ग्लूकोज है, इसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, केमिकल फार्मूला क्या होता है इसका, C6H12O6, C6H12O6 होता है ग्लूकोज का फॉर्मूला। और ग्लूकोज जो है, ये जो हम लोग रोटी खाते हैं, इस सबसे हमको क्या मिलता है, चावल खाते हैं, इस सबसे कार्बोहाइड्रेट, फिर कार्बोहाइड्रेट टूट करके क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है, ठीक है। तो ग्लूकोज का वहन भी रक्त के द्वारा होता है। उसके बाद अगला जो हम लोग का क्या है, प्लाज्मा है। तो प्लाज्मा जानते हैं हम लोग कि रक्त का ये जो है ना तरल भाग है, इसका रंग हल्का पीला बिलिरुबिन के कारण होता है। ये प्लाज्मा के द्वारा ही पोषक तत्वों का परिवहन होता है हमारे शरीर में। उसके बाद उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन भी प्लाज्मा के द्वारा ही होता है। जो यूरिक एसिड है, समझे, ये सब का परिवहन भी हमारा किसके द्वारा होता है, प्लाज्मा के द्वारा होता है। तो पूरे रक्त का जो प्लाज्मा है हमारा, पूरे रक्त का ये जो प्लाज्मा है, ये प्लाज्मा हमारा कितना परसेंट होता है, 55% होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हुआ, रक्त का रंग लाल क्यों होता है, तो लाल हीमोग्लोबिन के कारण होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है हम लोगों के सामने, अगला प्रश्न है, मानव शरीर में रक्त का पीएच कितना होता है। तो रक्त के बारे में जो भी पिछला वाला वीडियो नहीं पढ़े हैं, तो पिछला वाला वीडियो आप जा करके पढ़ लीजिए। पिछला वाला वीडियो पढ़ लेने से क्या होगा कि आप आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं। तो क्या है कि रक्त का पीएच मान क्या होता है? पीएच मान का मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो रक्त का पीएच मान कितना, रक्त का जो है हमारा पीएच मान, रक्त जो है, रक्त की प्रकृति कैसी होती है, रक्त जो है हल्का सा क्षारीय प्रकृति की होती है, ठीक है। तो रक्त का पीएच मान जो होता है 7.4 होता है, याद रखिएगा। रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। रक्त की प्रकृति कैसा, हल्का सा क्षारीय। तो पीएच के बारे में आप लोग जानते होंगे, पावर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। इसका खोज सोरेनसन ने किया था। 0 से लेकर 14 तक अंकित रहता है पीएच स्केल में, 0 से लेकर 14 तक रहता है। इसमें क्या होता है कि 0 से कम जो होगा वो होगा अम्लीय माध्यम, एसिडिक होगा, ये अम्लीय होगा, ठीक है, ये अम्लीय होगा। और 7 से 14 के बीच जो होगा वो मान क्या होगा, क्षारीय होगा, क्षारीय, ठीक है। तो ब्लड जो है हल्का सा कैसा होता है, क्षारीय होता है, 7.4 होता है इसका मान। और एक दिया हुआ है 7.0। तो शुद्ध जल जो है ना, शुद्ध जल जो है, शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है, 7.0 होता है, 7 होता है, ठीक है। तो चलिए साथियों फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, रक्त का पीएच मान कितना होता है, 7.4। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, 7.0। अगला प्रश्न है हम लोगों के सामने, रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है। तो आपको पहले ही बता दिए थे कि रक्त का तरल भाग कितना है। तो पूरे रक्त का 55% है, ये कौन सा भाग है, प्लाज्मा है। इसका रंग हल्का सा पीला होता है बिलिरुबिन के कारण। और हमारे शरीर में ग्लूकोज का वहन होता है, ऑक्सीजन, पोषक तत्वों का वहन होता है, अपशिष्ट पदार्थों का वहन होता है, ये प्लाज्मा के द्वारा होता है, ठीक है। ये रक्त का जो है तरल भाग है, जलीय भाग है, ठीक है, 55% होता है। उसके बाद आरबीसी है, आरबीसी का रंग कैसा होता है, लाल होता है, हीमोग्लोबिन के कारण होता है, ठीक है। तो हमारे शरीर में अगर हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी तो जिससे क्या होगा कि रक्त क्षीणता हो जाएगा, एनीमिया नामक रोग हो जाएगा हमारा। डब्ल्यूबीसी जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता हमको प्राप्त प्रदान करता है। डब्ल्यूबीसी को ही क्या कहते हैं, शरीर का सिपाही कहा जाता है, पुलिसमैन कहा जाता है। और प्लेटलेट्स क्या है, प्लेटलेट्स जो है ये क्या करता है, रक्त का थक्का बनाने का काम करता है, ठीक है। चलिए साथियों, मतलब एक
चारों ऑप्शन के साथ भी हम लोग चलेंगे, जिससे कि क्या होगी आपको आसानी लगे, और क्या है कि सभी ऑप्शन के बारे में जानकारी होगी तो आपका क्या होगा, नॉलेज बढ़ेगा, जिससे कि आप ऑब्जेक्टिव को आसानी से हल कर सकते हैं। अगला सवाल हम लोगों का है क्या, कि रक्त का निर्माण मुख्यतः कहाँ होता है। जो रक्त है हमारा, उसका निर्माण मुख्यतः कहाँ होता है, तो बोन मैरो में होता है रक्त का निर्माण, जानते हैं हम लोग। पिछला वीडियो जो भी नहीं पढ़े हैं तो पिछला वीडियो पहले जाके पढ़ लें, उसके बाद क्या होगा कि आसानी से आप इन सवालों का जवाब दे सकते हैं। तो रक्त का जो निर्माण है मुख्यतः अस्थि मज्जा में होता है। वहीं पर अगर पूछ देता कि रक्त का निर्माण भ्रूण अवस्था में कहाँ पर होता है, तो भ्रूण अवस्था में यकृत में होता है। कहाँ होता है, यकृत में होता है। भ्रूण अवस्था में रक्त का निर्माण जो है किसमें होता है, यकृत में होता है। तो भ्रूण अवस्था में रक्त का निर्माण कहाँ होता है, यकृत में होता है, ठीक है। और अगर पूछे कि भ्रूण अवस्था नहीं पूछे तो रक्त का निर्माण कहाँ होता है, तो रक्त का निर्माण जो है आपका अस्थि मज्जा में होता है। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, आरबीसी का औसत जीवन काल कितना होता है। जो आरबीसी है हमारा, रेड ब्लड सेल्स, उसका औसत जीवन काल कितना होता है, आरबीसी का औसत जीवन काल कितना होता है। तो आरबीसी का औसत जीवन काल जो है 120 दिन होता है। कितना दिन होता है, 120 दिन होता है। आरबीसी के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं कि इसका आकृति कैसा होता है भाई, वृत्ताकार और उभयोत्तल होता है। इसका जीवन काल 120 दिन। इसका गणना जो है 5.5 मिलियन होता है। इसमें केंद्रक नहीं पाए जाते हैं आरबीसी में। उसके बाद क्या है कि आरबीसी में ही क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है, जिसके कारण से रक्त का रंग कैसा होता है, लाल होता है। तो ध्यान रखिएगा आरबीसी के बारे में। आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है। आरबीसी का गणना जो है 5.5 मिलियन होता है। अच्छा, आरबीसी में ही हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जिससे के कारण से हमारे खून का रंग कैसा होता है, लाल होता है। और आरबीसी जो है ना, आरबीसी जो है इसका जो मृत्यु होता है वो जाके कहाँ पर होता है, मर जाने के बाद आरबीसी जब नष्ट हो जाता है तो ये स्प्लीन में जाके इकट्ठा हो जाता है, स्प्लीन में। इसलिए स्प्लीन मतलब तिल्ली, ठीक है। तिल्ली में जाके क्या हो जाता है, ये इकट्ठा हो जाता है। तो इसलिए तिल्ली को क्या कहा जाता है, आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है हम लोगों का, अगला प्रश्न है, रक्त के थक्का बनने में कौन सहायक होता है। तो रक्त का थक्का बनने में कौन सहायक होता है, तो रक्त का थक्का बनाने का कौन जिम्मेवार है, थक्का बनाने के लिए, तो प्लेटलेट्स है। रक्त का थक्का कौन बनाता है, प्लेटलेट्स बनाता है। और यहीं पे पूछ देता कि रक्त का थक्का बनाने में कौन सा विटामिन सहायक है, तो विटामिन में क्या हो जाता, विटामिन के हो जाता। अगर पूछ देता आपसे कि रक्त का थक्का बनाने में कौन सा धातु जिम्मेवार है, कौन सा धातु सहायक है रक्त का थक्का बनाने में, तब क्या हो जाता, कैल्शियम हो जाता। अगर आपको पूछ देता कि रक्त का थक्का जमाने में कौन सा प्रोटीन सहायक है, तब आपका क्या हो जाता, प्रोथ्रोम्बिन हो जाता और प्रोफिब्रिनोजेन हो जाता, ठीक है। ध्यान रखिएगा इन सभी प्रश्नों को। एक क्या होगा कि कॉपी में अगर लेके बैठिएगा तो कॉपी में साथ साथ में लिखते जाइएगा तो आसानी होगा आपको याद रखने में, यानी तो दोबारा वीडियो को देख के भी आप लोग याद कर सकते हैं बड़े आसानी से। आपको एक पिछला वीडियो पढ़ाए हैं हम, उस वीडियो को देख लीजिएगा अगर, तो ये आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, रक्त समूह की खोज किसने की थी। जो रक्त समूह है हमारा, 4 प्रकार का रक्त होता है। तो पहला है ए, उसके बाद क्या है बी, उसके बाद क्या है हमारा ए बी, उसके बाद क्या है हमारा ओ। ए पॉजिटिव नेगेटिव भी होता है, ए बी पॉजिटिव नेगेटिव भी होता है और हमारा जो है बी है पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। ओ जो है पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है, ठीक है। तो रक्त समूह का खोज किसने किया था, रक्त समूह का खोज किसने किया था, तो रक्त समूह का जो खोज करने वाला था वो था कार्ल लैंडस्टीनर, याद रखिएगा, कार्ल लैंडस्टीनर, ठीक। न्यूटन के बारे में आप लोग जानते हैं कि बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। अगला प्रश्न हम लोग चल रहे हैं। अगला प्रश्न है, किस रक्त समूह को सर्वदाता कहते हैं। तो कौन सा ऐसा रक्त समूह है जिसको यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है, किस रक्त समूह को सर्वदाता कहते हैं। सर्वदाता का मतलब क्या हुआ कि वो सभी को खून दे सकता है, ठीक है। और एक होता है सर्वग्राही, जो ए बी है ना, ए बी, इसको कहते हैं सर्वग्राही, इसको ना सर्वग्राही कहते हैं, ये सबसे खून ले सकता है, इसको कहते हैं सर्वग्राही, यूनिवर्सल रिसिप्टर, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, सर्वग्राही और सर्वदाता किसको कहा जाता है, मतलब सबको खून दे सकता है तो ओ को दे सकता है, ठीक है। ओ जो है सभी को खून दे सकता है, ठीक है। अब एक बात और रही यहाँ पर कि एक होता है ओ पॉजिटिव और एक होता है ओ नेगेटिव। अगर आपका ओ पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ऑप्शन में रहता, इन ऑप्शन में दोनों रहता, तो सर्वदाता कौन होगा, ओ नेगेटिव जो होगा आपका क्या होगा, सर्वदाता होगा। ओ पॉजिटिव जो है सिर्फ पॉजिटिव वाले को दे सकता है और ओ नेगेटिव जो है पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को ब्लड दे सकता है, सबको ब्लड दे सकता है। तो आपका ऑप्शन में यहाँ सिर्फ ओ था तो ओ मार के निकल जाएंगे हम लोग, लेकिन वहीं पर अगर ओ पॉजिटिव भी रहता ऑप्शन में, ओ नेगेटिव भी रहता, तब सर्वदाता में हम किस में टिक करते हैं, ओ नेगेटिव में टिक करते, ठीक है। तो चलिए साथियों, इसको नोट करते चलिएगा ना, बहुत अच्छा होगा आप सभी के लिए। अगला प्रश्न में हम लोग चलते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है हम लोगों का क्या है, अच्छा नंबर में थोड़ा सा गलती हो गया ना,
तो अगला प्रश्न है हम लोगों का स्वेत रक्त कणिकाओं मतलब WBC। WBC को क्या कहते हैं भैया? रोग से लड़ता है ये। हमारे शरीर में जो भी रोग फैलाने वाला जीवाणु विषाणु आ जाता है ना, उसको खोज खोज करके नष्ट कर देता है, इसलिए इसको सिपाही कहते हैं WBC को। तो WBC का कार्य क्या है? WBC का काम क्या है? ऑक्सीजन ले जाना? नहीं, ऑक्सीजन तो नहीं लेके जाता है। थक्का बनाना? ये तो प्लेटलेट्स का काम है, थक्का भी नहीं बनाता है। रोगों से रक्षा करना, हमारे शरीर में रोगों से क्या करता है? रक्षा करता है ये WBC। ठीक है, WBC क्या करता है? रोगों से हमारे शरीर को रक्षा प्रदान करता है। ठीक, पाचन में सहायता करना ये भी नहीं करता है। तो याद रखिएगा WBC का काम क्या है? रोगों से हमारी शरीर का रक्षा करना। ठीक, उसके बाद अगला प्रश्न है हम लोगों का, अगला प्रश्न है कौन सा अंग शरीर से अपशिष्ट रक्त को छानकर, शरीर से अवशिष्ट रक्त, अवशिष्ट रक्त मतलब जो खून क्या हो गया? गंदा हो गया, खराब हो गया है। खराब होने का मतलब क्या है कि उसमें यूरिक एसिड, यूरिया, कार्बन डाइऑक्साइड वो सब मिला हुआ है, उसको छान करके शरीर से बाहर निकालने का काम करता है। कौन सा अंग ऐसा है? तो कौन सा अंग? हृदय तो नहीं है, यकृत नहीं है, भ्रूण अवस्था में यकृत में ही क्या होता है? ब्लड बनता है। फेफड़ा तो नहीं है, फेफड़ा ऑक्सीजन का साफ करता है क्या? वृक्क है हमारा, क्या है? डायलिसिस प्रक्रिया के द्वारा क्या करता है? रक्त को साफ कर देता है। वो रक्त में आया हुआ जो भी अपशिष्ट कण है, अपशिष्ट पदार्थ है, उसको क्या करता है? साफ करता है, वृक्क। ठीक है, ध्यान रखिएगा वृक्क। ये इसको गुर्दा भी बोलते हैं, गुर्दा, किडनी, वृक्क, ये जो क्या करता है? रक्त को साफ करने का काम करता है। ठीक है, अगला प्रश्न है हम लोगों का, अगला प्रश्न क्या है कि रक्त का सबसे बड़ा घटक कौन सा है? तो रक्त का सबसे बड़ा घटक आपको पढ़ाए हैं पिछला वीडियो में हम लोग कि प्लाज्मा जो है आपका 55% होता है और बाकी जो है जो कण है वो 45% होता है, जिसमें से RBC, WBC, प्लेटलेट्स वगैरह सब है। तो रक्त का सबसे बड़ा घटक कौन सा है? तो सर RBC नहीं है, WBC भी नहीं है, प्लेटलेट्स भी नहीं है, ये प्लाज्मा सबसे बड़ा घटक है। ये प्लाज्मा जो है क्या है? सबसे बड़ा घटक है, सबसे बड़ा घटक। रक्त का सबसे बड़ा घटक है कौन? प्लाज्मा। ध्यान रखिएगा, इसका रंग हल्का सा क्या होता है? पीला होता है। किसके कारण होता है? तो बिलीरुबिन के कारण इसका रंग पीला होता है। RBC के बारे में हम लोग जानते ही हैं, 120 दिन जीवन काल होता है। WBC के बारे में जानते ही हम लोग कि ये हमारे शरीर में रोगों से लड़ने का काम करता है। और RBC में ही हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जिसके कारण ब्लड का रंग कैसा होता है? लाल होता है। प्लेटलेट्स के बारे में हम लोग जानते हैं कि ये रक्त का थक्का बनाने का काम करता है। ठीक है, अगला प्रश्न है हम लोगों का, RBC में कौन सा अंग अनुपस्थित होता है? अभी आपको ऊपर हम बताए होंगे कि RBC जो है ना, उसमें एक अंग नहीं पाया जाता है। तो कौन सा अंग नहीं पाया जाता है? केंद्रक नहीं पाया जाता है, नाभिक। RBC में केंद्रक नहीं पाया जाता है, नाभिक नहीं पाया जाता है। इसमें दो चीज़ और है जानने वाला है, एक दिया हुआ है हमको क्या? माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका का पावर हाउस कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। क्या कहते हैं? कोशिका का पावर हाउस। ठीक है, पावर हाउस ऑफ सेल, माइटोकॉन्ड्रिया को ही कहते हैं। लाइसोसोम को क्या कहते हैं? सुसाइड बैग, आत्मघाती थैली कहते हैं लाइसोसोम को। लाइसोसोम को क्या कहते हैं? कोशिका का आत्मघाती थैली। ये दो प्रश्न भी आप लोग यहाँ से याद रख सकते हैं कि कोशिका का पावर हाउस किसको कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। कोशिका का आत्मघाती थैली किसको कहते हैं? तो लाइसोसोम को कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है प्लाज्मा रक्त का कितना प्रतिशत है? ऊपर बता चुके हैं आपको हम, प्लाज्मा जो है रक्त का कितना परसेंट है? तो 55% है। कितना परसेंट है? 55% है। प्लाज्मा रक्त का कितना परसेंट है? पूरे हमारे शरीर में जितना रक्त है उसका 55% प्लाज्मा ही है। ठीक है, अगला सवाल है कि शरीर में लाल रक्त कणिकाओं की संख्या किस रोग से कम हो जाती है? जो हमारा शरीर है उसमें RBC जो है कैसा, कौन सा रोग हमको होगा कि RBC जो है ना कम हो जाएगा? मतलब हीमोग्लोबिन की मात्रा जो होगा क्या होगा? खून में कम हो जाएगा। तो कौन सा रोग होगा हमको? डायबिटीज़ में नहीं होगा, कैंसर में भी नहीं होगा, एनीमिया में होगा। एनीमिया को ही कहते हैं ना रक्त क्षीणता, रक्त अल्पता। ठीक है, एनीमिया नामक रोग हो जाएगा ना, तो हम आपके शरीर में क्या होगा? खून का कमी हो जाएगा, मतलब हीमोग्लोबिन का कमी हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? एनीमिया हो जाएगा, रक्त क्षीणता हो जाएगा। ठीक है, तो लाल रक्त कणिकाओं की संख्या किस रोग के कारण कम हो जाता है? तो वो एनीमिया है। एनीमिया नामक रोग के कारण क्या होता है? RBC की संख्या कम हो जाती है। ठीक है, उसके बाद एक और है आपका हीमोफीलिया। ये जो हीमोफीलिया है आनुवांशिक बीमारी है, मतलब अगर आपके माता पिता को है तो आपको भी हीमोफीलिया होगा। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या होता है? हीमोफीलिया में ब्लड का थक्का नहीं जमता है, ब्लड का जो थक्का जमना चाहिए वो थक्का नहीं जमता है। ये एक आनुवंशिक बीमारी है, बड़ी खतरनाक बीमारी है ये। ठीक है, ध्यान रखना। अगला सवाल है हम लोगों का, रक्त को गाढ़ा करने वाली कोशिकाएं कौन सी है? रक्त को सैंडता प्रदान करता है, गाढ़ापन प्रदान करता है, कौन करता है? WBC करता है? नहीं, ये तो हमारे शरीर को रोगों से बचाने का काम करता है। प्लेटलेट्स ये भी नहीं करता है। प्लेटलेट्स जो है क्या करता है कि रक्त का थक्का बनाने का काम करता है। RBC भी नहीं करता है। ये इसके कारण रक्त का रंग कैसा
तो आरबीसी भी नहीं होगा, प्लाज्मा होगा। क्या होगा इसका आंसर? प्लाज्मा। ठीक है, तो रक्त को गाढ़ा 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 नहीं लिखा हुआ रहेगा तो संयंता लिखा हुआ रहेगा। रक्त को संयंता प्रदान करता है कौन सा कोशिका? तो प्लाज्मा कोशिका जो है रक्त को क्या करता है? संयंता प्रदान करता है। ठीक है, अगला सवाल है हम लोगों का कि हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन बांधने वाला तत्व कौन सा है? जो हीमोग्लोबिन है, हम आपको बताए थे कि आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जिसके कारण से रक्त का रंग कैसा होता है? लाल होता है। और हीमोग्लोबिन ही क्या करता है? फेफड़ों से ऑक्सीजन को लेकर के शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाता है और विभिन्न अंगों से कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के वापस फेफड़ों तक लेके आता है। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन को बांधने वाला तत्व कौन सा है? ठीक है, तो जो हीमोग्लोबिन है, जो ऑक्सीजन को अपने साथ लेकर के जाता है, वो कौन सा तत्व है भाई? तो वो है आयरन, लोहा। ठीक है, हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन को बांधने वाला तत्व कौन सा है? आयरन है। ठीक, ध्यान रखिएगा आप लोग। उसके बाद क्या है? रक्त के थक्का बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इतना सिंपल सा है। रक्त का थक्का जो बन जाता है उसको क्या कहते हैं? आम लोग भी बोलता है कि ब्लड क्लोटिंग हो गया था। क्या? क्लोटिंग। क्या हो जाएगा? क्लोटिंग। ठीक है, रक्त का जो थक्का बनता है तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? ब्लड क्लोटिंग कहते हैं। ठीक, उसके बाद हम लोग चलते हैं अगला सवाल में। अगला प्रश्न है हम लोगों का, रक्त किस प्रकार का उत्तक है? तो पहले ही पढ़ा चुके हैं, पिछला वीडियो में आप लोग को पढ़ा चुके हैं हम लोग। रक्त कैसा कनेक्टिव टिश्यू है? ये तरल संयोजी उत्तक है। कैसा है? तरल संयोजी उत्तक है। रक्त कैसा है? तो तरल संयोजी उत्तक है, निरंतर बहते रहता है। ये पूरे शरीर को जोड़ के रखा है। रक्त जो है ना पूरे शरीर में क्या होता है? बहते रहता है, इसलिए इसको तरल संयोजी उत्तक कहते हैं। ठीक, या सिर्फ तरल संयोजी नहीं रहेगा तो सिर्फ संयोजी उत्तक भी है तब भी वो चलेगा। ठीक है, तो कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं ब्लड को। अगला सवाल है, रक्त किसके द्वारा शरीर में संचारित होता है? मतलब बहता है, किसके द्वारा शरीर में बहता है रक्त? ठीक है, तो फेफड़ों के द्वारा बहता है, हृदय के द्वारा बहता है, या मस्तिष्क के द्वारा बहता है? ठीक है, तो किसके द्वारा रक्त बहेगा? क्या है अगला प्रश्न हम लोगों का कि रक्त जो है किसके द्वारा शरीर में संचारित होता है? संचारित होना मतलब बहना। ठीक है, तो किसके द्वारा? फेफड़ा के द्वारा, तो गैसों का परिवहन होगा, मतलब गैस रहता है फेफड़ों में ना। मस्तिष्क तो सोचने समझने का काम करता है, यकृत में भी नहीं होगा, तो क्या होगा? हृदय, जो आपका दिल है ना, वो क्या करता है? जो आपका दिल है वही जो है ब्लड को संचारित करने का काम करता है, शुद्ध करने का काम करता है, पंप करता है, दिल से ही होता है। ठीक है, हृदय से। उसके बाद अगला सवाल है हम लोगों का कि रक्त में कौन सा घटक कैल्शियम की सहायता से थक्का बनाता है? समझे, बताए थे ना हम आपको कि किस धातु के कारण रक्त का थक्का बनता है। तो धातु पूछेगा तो कैल्शियम हो जाएगा, विटामिन पूछेगा तो विटामिन के हो जाएगा, प्रोटीन पूछेगा तो प्रोथ्रोम्बिन हो जाएगा और प्रोफिब्रिनोजेन हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर प्लेटलेट्स है तो प्लेटलेट्स ही सही, वो सही होगा, फिर नहीं रहेगा तब ये सब होगा। रक्त में कौन सा घटक कैल्शियम की सहायता से थक्का बनाता है? तो कैल्शियम धातु, किस धातु के कारण रक्त का थक्का बनता है? तो कैल्शियम के कारण। तो कौन सा घटक होगा? हीमोग्लोबिन नहीं होगा। क्या? फाइब्रिनोजेन। ठीक है, क्या होगा? एक तो होता है प्रोथ्रोम्बिन और एक होता है फाइब्रिनोजेन। ये दोनों, इसके कारण, ये दोनों प्रोटीन है जिसके कारण से क्या होता है कि रक्त का थक्का बनता है। तो फाइब्रिनोजेन जो है कैल्शियम की सहायता से क्या करता है? रक्त का थक्का बनाने का काम करता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, फाइब्रिनोजेन, इस सवाल को ऐसे भी पूछ सकता है कि फाइब्रिनोजेन जो है किस धातु की सहायता से रक्त का क्या बनाता है? थक्का बनाता है, तो याद रखिएगा। ठीक है, कैल्शियम धातु की सहायता से। और उल्टा पूछ देगा कि किस घटक के कारण कैल्शियम धातु जो है रक्त का थक्का बनाने में सहायता करता, तो फाइब्रिनोजेन। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये प्रोटीन है फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन, ये दो प्रोटीन ऐसा है जो रक्त का क्या बनाता है? थक्का बनाता है। ठीक, अगला सवाल में रक्त का परीक्षण में, ठीक है, रक्त परीक्षण में एचबी मतलब हीमोग्लोबिन, एचबी मतलब क्या? हीमोग्लोबिन कम होने का अर्थ क्या है? मतलब ब्लड में हीमोग्लोबिन का कम होना क्या दर्शाता है? ब्लड शुगर को दर्शाता है, थायराइड की समस्या को दर्शाता है, या हीमोग्लोबिन की कमी, एनीमिया को? बताए थे हम आपको ना कि आपके शरीर में अगर आरबीसी में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी ना तो क्या हो जाएगा? एनीमिया नामक रोग हो जाएगा, आपको रक्त अल्पता नामक रोग हो जाएगा। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन की कमी होना मतलब एनीमिया होना। ठीक, ध्यान रखिएगा। एनीमिया क्यों होता है? तो क्यों होता है भैया कि हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, ब्लड में किसकी कमी हो जाती है? हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, इसलिए एनीमिया नामक रोग हो जाता है। ठीक है। अगला सवाल है, रक्त को लाल रंग देने वाला रंजक कौन सा है? रक्त को लाल रंग, पहले से ही अभी आपको ऊपर बताए होंगे हम पिछले सवालों में कि रक्त को लाल रंग किसके कारण से रक्त का रंग लाल होता है? क्लोरोफिल के कारण, तो पत्तियों का रंग हरा होता है। क्या? हीमोग्लोबिन के कारण। इसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण। जो कैरोटीन है, कैरोटीन के कारण, तो ये जो गाजर का रंग होता है वो कैरोटीन के कारण होता है।
मेलानिन, मेलानिन के कारण जो होता है क्या होता है, धूप में जो हम लोग चलते हैं ना तो हमारा त्वचा कैसा हो जाता है, काला हो जाता है। तो जिस व्यक्ति में ज़्यादा मेलानिन का निर्माण होता है वो व्यक्ति ज़्यादा काला होता है, ठीक है। तो मेलानिन के कारण ही हमारे त्वचा का रंग कैसा होता है, काला होता है, ठीक। मेलानिन के कारण त्वचा का रंग काला होता है, केराटिन के कारण गाजर का रंग होता है, और हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल होता है, और पत्तियों का रंग जो हरा होता है वो किसके कारण होता है, क्लोरोफिल के कारण होता है, ठीक है। तो रक्त का रंग लाल किसके कारण, हीमोग्लोबिन के कारण, पत्तियों का रंग हरा किसके कारण, क्लोरोफिल के कारण, केराटिन के कारण गाजर का रंग होता है, मेलानिन किसके कारण, तो मेलानिन जो है वही त्वचा को काला करने का काम करता है, ठीक है। जो भी व्यक्ति ज़्यादा धूप में रहता है तो त्वचा उसका कैसा हो जाता है, काला हो जाता है। क्यों, क्योंकि उस समय ज़्यादा धूप में रहने से मेलानिन बनता है। तो जो व्यक्ति काला है तो समझिए कि क्या होता है कि उसके शरीर में मेलानिन का ज़्यादा निर्माण होता है, इसलिए वो व्यक्ति क्या है, काला हो जाता है। रक्त में कौन से प्रोटीन थक्के में सहायता करता है, मतलब रक्त का थक्का बनाने में कौन सा प्रोटीन सहायक है। तो अभी आपको पता है 2 प्रोटीन है, एक है प्रोथ्रोम्बिन, एक है फाइब्रिनोजेन। ये 2 प्रोटीन जो है क्या करता है, रक्त का थक्का बनाने में सहायता करता है। और रक्त का थक्का बनाने में ये दोनों प्रोटीन किस धातु का सहायता लेता है, तो कैल्शियम धातु का सहायता लेता है, ठीक है। अगला सवाल हम लोग का, अगला प्रश्न में देखते हैं क्या है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है। पिछला वीडियो में इन सब के बारे में डिटेल में आपको पढ़ाए हुए हैं, तो पिछला वीडियो जाकर के देख लीजिएगा। उसके बाद क्या होगा कि इन ऑब्जेक्टिव को फिर आप आसानी से बना सकते हैं, याद करने का कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। पिछला वीडियो को देख लीजिए ध्यान से। रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है, जो हम लोग रक्त के बारे में पढ़ते हैं उसको क्या कहते हैं, सेरिब्रोलॉजी कहते हैं, कार्डियोलॉजी कहते हैं, या हेमेटोलॉजी कहते हैं, या न्यूरोलॉजी कहते हैं। तो क्या कहते हैं रक्त के अध्ययन को, हेमेटोलॉजी। क्या कहते हैं, हेमेटोलॉजी कहा जाता है। रक्त का जो अध्ययन है उसको क्या कहते हैं, हेमेटोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है हम लोगों का, रक्त में प्रोटीन की मात्रा नियंत्रित होती है। जो रक्त है हमारा उसमें प्रोटीन की मात्रा किसके द्वारा नियंत्रित होती है, रक्त में किसके द्वारा प्रोटीन की मात्रा नियंत्रित होती है। यकृत के द्वारा होती है, हृदय के द्वारा होती है, वृक्क के द्वारा होती है, या तिल्ली के द्वारा। तो क्या होगा, रक्त में प्रोटीन की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है, तो कौन करेगा नियंत्रित, ठीक है। तो वो यकृत है। रक्त में जो है प्रोटीन का जो निर्माण होता है यकृत के द्वारा होता है, ठीक है। और जो रक्त से प्रोटीन को छानने का काम कौन करता है, तो वृक्क करता है, ठीक है, गुर्दा, किडनी। तो यहाँ पे 2 सवाल है आपका। एक सवाल ये है कि रक्त में प्रोटीन की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है। मात्रा को नियंत्रित करने का मतलब कितना मात्रा में उसका उत्पादन करना है, नहीं करना है। या एक सवाल ऐसे भी पूछ सकता था कि रक्त में प्रोटीन का निर्माण जो होता है कहाँ होता है, हाँ, किस अंग के द्वारा प्रोटीन का उत्पादन होता है। तो यकृत के द्वारा प्रोटीन का उत्पादन होता है, ठीक है। इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, यकृत होगा। लेकिन अगर ऐसा सवाल रहता कि रक्त में प्रोटीन की मात्रा को जो है रक्त से प्रोटीन को छान करके अलग कौन करता है, तो वो करता है कौन, वृक्क करता है, किडनी करता है, ठीक है। तो यहाँ पर सवाल क्या है, रक्त में प्रोटीन की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है, मतलब कितना मात्रा में उसका उत्पादन करना है, नहीं करना है। तो उसको नियंत्रित करता है कौन, यकृत। और वहीं पे रहता कि रक्त से प्रोटीन को छान करके अलग करने का काम कौन करता है, तब वृक्क होता है आंसर, ठीक है। ध्यान रखिएगा, लिख लीजिए बढ़िया से आप लोग। अगला प्रश्न है, आरएच कारक, आरएच जो फैक्टर है, आरएच फैक्टर है जो जिसमें आरएच फैक्टर से ही पता चलता है कि कौन सा ब्लड ग्रुप जो है पॉजिटिव है, कौन सा ब्लड ग्रुप नेगेटिव है। उससे ही पता चलता है कि ब्लड ग्रुप में जैसे ए है, ए बी है, ओ है, उसके बाद बी है, उसमें कौन सा एंटीजन पाया जाएगा, कौन सा एंटीबॉडी पाया जाएगा, वो आरएच फैक्टर से ही पता चलता है। तो आरएच फैक्टर का जो खोज किया था ना, लैंड स्टीनर और वीनर ने किया था। ध्यान रखिएगा, लैंड स्टीनर और किसने किया था, वीनर ने किया था। लैंड स्टीनर और वीनर ने किया था आरएच फैक्टर का। ये बोल रहा है कि आरएच कारक किस जानवर से संबंधित है, मतलब जो आरएच फैक्टर का पता किया था वो लैंड स्टीनर और वीनर ने किया था। तो वो प्रयोग सबसे पहले किस जानवर पर किया था, तो रीसस बंदर पर। किस पर, रीसस नामक बंदर पर पहला प्रयोग किया था लैंड स्टीनर और वीनर ने, रीसस बंदर पर, ठीक है, उस पर ही प्रयोग किया था आरएच फैक्टर का, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न है 29 तो नहीं 28 होगा, क्योंकि एक वहाँ पर जो था प्रश्न का ये गलती था लिखा हुआ। तो क्या है, प्लेटलेट्स की कमी से कौन सा रोग होगा, जो प्लेटलेट्स है उसकी कमी से कौन सा रोग होगा। तो थैलेसीमिया नहीं होगा, हीमोफीलिया, ल्यूकेमिया, डेंगू। तो प्लेटलेट्स की कमी से कैसा रोग होता है हमको, डेंगू। क्या होता है, डेंगू और चिकनगुनिया नामक जो रोग हो जाएगा ना आपको, तो उसमें क्या होगा कि प्लेटलेट्स की संख्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो 1.5 लाख से 4.5 लाख तक प्लेटलेट्स होता है हमारे शरीर में। जब चिकनगुनिया या डेंगू अगर आपको हो जाएगा ना,
तो प्लेटलेट्स का संख्या क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जब आप इलाज करने जाइएगा डॉक्टर के पास, वो देखेगा कि डेंगू है इसको या चिकनगुनिया है, तो वो आपको प्लेटलेट्स क्या करेगा, चढ़ाएगा। ठीक है, तो प्लेटलेट्स की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, डेंगू और चिकनगुनिया। याद रखें, यही 2 रोग है बस, और कुछ नहीं है। इन 2 रोग को याद रखना है कि प्लेटलेट्स की कमी से कौन सा रोग होता है, तो एक होता है डेंगू और एक होता है चिकनगुनिया, जिसमें क्या होता है कि प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है और डॉक्टर क्या करते हैं कि आपको क्या करेगा, प्लेटलेट्स चढ़ाएगा। ठीक है, ताकि प्लेटलेट्स की संख्या क्या रहे, संतुलित रहे। अगला सवाल है 30 नंबर सवाल है हम लोगों का। क्या सवाल है साथियों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक कीजिएगा, फॉलो भी सब्सक्राइब भी कीजिएगा। फेसबुक में भी है, उसमें भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं। और उसके बाद क्या है कि ये सब ना क्या है कि वीडियो ना, आप पिछला वाला वीडियो देख लीजिएगा ना, उसमें कंप्लीट सीरीज़ है जिसमें ब्लड के बारे में पूरी जानकारी दी गई है। उसके बाद ही ऑब्जेक्टिव अगर बनाइएगा तो आसानी होगा आप लोग पर। ठीक है, तो रक्त प्लाज्मा का मुख्य कार्य क्या है, बोल रहा है कि प्लाज्मा का मुख्य कार्य क्या है, आपको पहले ही बता दिए थे हम। प्लाज्मा का मेन काम पोषक तत्वों का वहन करता है, उत्सर्जी पदार्थों को शरीर से बाहर निकलता है, ये प्लाज्मा का काम है। ठीक है, आरबीसी बनाता है नहीं। ठीक है, आरबीसी तो हमारा अस्थि मज्जा में बनता है, भ्रूण अवस्था में जो है यकृत में बनता है। रक्तचाप ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है, पोषक तत्वों का परिवहन करता है, पाचन में सहायता करता है। पाचन में सहायता नहीं करता है, पोषक तत्वों का परिवहन करता है। क्या करता है, पोषक तत्वों का क्या करता है, परिवहन करता है। प्लाज्मा जो है पोषक तत्वों का क्या करता है, परिवहन करता है, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है हम लोगों का, ये शायद लास्ट सवाल है। ठीक है, ये लास्ट सवाल है हमारा, किस अंग के द्वारा रक्तचाप नियंत्रित होता है। देखिए, रक्तचाप वाला सवाल ऊपर भी था, यहाँ भी है। किस अंग के द्वारा रक्तचाप, जो ब्लड प्रेशर है, उसको शरीर का किस अंग के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। यकृत के द्वारा नहीं किया जाता है, फेफड़ों के द्वारा ये भी नहीं है, आमाशय के द्वारा नहीं किया जाता है। जल का पाचन होता है आमाशय में, क्या फेफड़ा में जो है भी गैसों का आदान प्रदान होता है फेफड़ों के माध्यम से। यकृत तो देखे ही हम लोग, यकृत में क्या होता है कि भ्रूण अवस्था में ब्लड का निर्माण होता है। और यकृत जो है हमारे शरीर का जो है सबसे बड़ा अंग भी है शायद, यकृत। हाँ, यकृत जो है शरीर का सबसे बड़ा अंग भी है। तो किस अंग के द्वारा ब्लड प्रेशर, रक्तचाप को कम किया जाता है, तो वो किसके द्वारा, वृक्क के द्वारा। किसके द्वारा, वृक्क के द्वारा। ब्लड वाला चैप्टर को आप लोग एक बार पढ़ लीजिए, उसको पढ़ लीजिएगा ना, तो ब्लड से रिलेटेड जितने भी सारे प्रश्न होंगे ना, वो सारे प्रश्नों को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसमें तो हम 31 प्रश्न ही लेकर के आए थे, बाकी अगर वो चैप्टर पढ़ लीजिएगा ब्लड वाला, हम इसी चैनल में डाला हुआ है, तो क्या होगा कि उसे ब्लड से रिलेटेड कोई भी सवाल अगर आपसे पूछेगा तो उस सवाल को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो यहाँ तक वीडियो देखे हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इसी तरह का वीडियो आप लोगों के लिए लेके आएंगे जो हर तरह का कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। धन्यवाद।